तो एक रैपिड फायर भी है हमारा। तो जो कुछ लोगों का मैं नाम लूंगी, उनके बारे में उनको वन वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना है, जो भी दिमाग में सबसे पहले आता है। राइट? दिलजीत दोसांझ। बेहतरीन आर्टिस्ट, ओके। बेहतरीन परफॉर्मेंस, यो हनी सिंह। कमाल आर्टिस्ट, ओके। ए.आर. रहमान जी। अमेजिंग, प्रीतम दा। हिट मशीन। उदित नारायण जी। मतलब वो आवाज जो रफी साहब के बाद कोई अगर आवाज कुछ अलग आई है तो वो उदित जी है। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह मतलब अभी मैं क्या बोलूं, अगर बोलूं कि अरिजीत सिंह जैसा सिंगर अभी 20-25 साल पैदा नहीं होगा तो वो कम है। अरे वो श्रेया घोषाल। कमाल, बाकमाल। सोनू निगम। सोनू निगम जी तो मतलब लेजेंड है, लेजेंड। हमारे बचपन में हम उनके गाने गाते थे, गुनगुनाते थे। कौन सा गाना ऐसा जो हमने दीवाना एल्बम से हम उनके फैन है। हाँ, रहे हैं। हर 10 साल के लोग उनको याद आते हैं। सुनिधि चौहान मैम, आजकल सुनिधि मैम नो डाउट बहुत ही कमाल सिंगर है, मगर आजकल जो हम उनके अंदर जज्बा देख रहे हैं, जो उनका परफॉर्मिंग स्टाइल देख रहे हैं, वो एकदम इंटरनेशनल लग रहा है। वाजिद खान। मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु। अमीर भाई बंटाए। अरे यार बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छे भाई, लगे रहो। एंड लास्ट ढिंचैक पूजा। ढिंचैक पूजा, उसका मैं फैन हूँ। ढिंचैक पूजा का मैं फैन इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ना जो ये जितने आपने नाम लिए ना, जो ये लोग भी नहीं कर सकते ना टेम्पो के साथ, वो करती है। जितने आपने लेजेंड लोग के नाम लिए ना, कि अगर उनसे भी कह दो, आप सब लेजेंड से कह दो कि ये बीट पे जैसे ढिंचैक पूजा गा रही है, गा के दिखाओ, तो कोई माइकल आन नहीं गा सकता। तो उसका मैं ढिंचैक पूजा, आई लव यू। Hello everyone, this is me, celebrity anchor Ayat Sheikh, and welcome to our channel Not Sorry. So today we have with us one of the finest Sufi singer and lyricist of Bollywood, Mr. Danish Sabri ji. Welcome to our channel, Danish sir. कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, Okay. आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपको देख के भी और ज्यादा ठीक हो गए, आपके गाने याद आ रहे हैं सारे। थैंक यू। So, कुछ सवाल हैं हमारे चैनल के, और जितने आपके फैंस हैं उनके बहुत सारे सवाल हैं जो हमने नेट से पूरे इकट्ठा किए हैं, तो आज वो हम आपसे पूछने वाले हैं। और कुछ ऑनेस्ट आंसर चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर हमको रियल मिलते नहीं है, सिंगर से या लिरिसिस्ट से डरते हैं कुछ जवाब देने के लिए। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऑनेस्ट आंसर हमें मिले आज तुम सही जगह पर आ गई हो। आज तुम्हें जो भी मिलेगा वो रियली मिलेगा। बिकॉज व्हाट हैपेंस ना कि लोग थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाते हैं कि बहुत सारे सवालों के जवाब जो एक्चुअल होने चाहिए वो देते नहीं है। सो क्योंकि हमारे चैनल का नाम है नॉट सॉरी, तो पीपल एक्सपेक्ट कि हम रियलिटी दिखाएंगे। सो ऑलराइट, सो कैन वी स्टार्ट? ओके। सो हमारा पहला सवाल ये है, सहारनपुर से बॉलीवुड तक का सफर एक वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना होगा तो वो क्या वर्ड होगा? शानदार। शानदार। ओके। सिंगर या लिरिसिस्ट, असल में आप क्या है? असल में क्या है ना, मेरा जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, हम लोग सिंगर ही है और सूफी सिंगर हैं। इंडिया के जो साबरी ब्रदर्स थे वो मेरे डैडी थे, इकबाल अफजाल साबरी साहब। अफजाल साबरी साहब मेरे चाचा थे, और उनके आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, जैसे तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, ये आपने गाने सुने होंगे। आजा आजा तू आजा आने वाले, बहुत सारे गाने उनके। तो मैं उनके साथ ही रहता था। तो उनके ऑफ होने के बाद मैंने सूफी गायकी में सीखता, तो उनके जमाने में था मैं भी, मैंने उनकी जगह पे सूफी गाना चालू किया। तो यू स्टार्टेड एज अ सिंगर? हाँ, मगर लिरिसिस्ट का कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? जब मैं मुंबई आया, तो मुंबई आने के बाद मेरी मुलाकात मेरे बड़े भाई साजिद वाजिद सर से हुई, और साजिद वाजिद सर ने मुझे सजेस्ट किया कि दानिश तुम गाते तो अच्छा हुई, मगर तुम लिखते भी बहुत कमाल हो। तो फिर जब वो मैंने लिखना चालू किया, तो मेरा पहला गाना मैंने लिखा सलमान भाई के लिए, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, मूवी जो है वो, उसका गाना ये हिट हुआ। उसके बाद मैंने लिखा पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन। फिर इस तरह चलता रहा, और काफी अपने गाने जो लिखे हुए थे वो भी हिट होने लगे। तो मैंने कहा दोनों काम करते हैं साथ में। So you enjoy both?
बिल्कुल, लिरिक्स में भी और बिल्कुल। सिंगिंग में भी। क्योंकि मेरे डैडी भी लिरिक्स राइटर भी बहुत अच्छे थे। वो गजलें लिखते थे, नात लिखते थे, मतलब नात मतलब अ, हमारे पैगंबर की शान में कुछ लिखना, वो नात मनकबत प्रॉपर भी लिखते थे इस्लामिक। वलियों की शान में, जी। और वो गजलें भी ऐसे लिखते थे, मतलब वो हर मूवीज के गाने भी लिखते थे। बल्कि शायद उनका एक गाना है जो उन्होंने गाया है, हो मुबारक तुझे हमनवा मिल गया, ये गाना मिल गया। So you come from a music background only, तो इंडस्ट्री से होने के बावजूद भी कोई स्ट्रगल फेस करना पड़ा या नहीं, मतलब हाउ वाज योर जर्नी? एक आउटसाइडर से अगर कंपेयर करें तो आपकी जर्नी उस हिसाब से इजी रही है, कुछ बेनिफिट मिला है या फिर इक्वली उतना ही नहीं, स्ट्रगल करना पड़ा है? मेरा अभी भी है और मेरा शुरू में भी ही था, और ना मैं कुछ करने के लिए आया था। हमारा सीधा सा फंडा था कि हमने खाना कमाना है, रोजी रोटी करनी है, ज्यादा ये नहीं सोचना कि हमारा क्या होगा। और ज्यादातर जब आदमी ये सोचता है अपना काम में मेहनत ना करने के बजाय ये दिन रात सोचेगा कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, तो फिर वो उसी में रह जाता है। मेरा उन लोगों से भी ये है कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने काम को बड़ा मेहनत से कीजिए, अपने अपने काम को एक तलवार बना लीजिए कि जिस वक्त आपको उठाने की उसको जरूरत पड़े तो आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ऐसा ना हो कि मतलब आपने स्ट्रगल तो बहुत कर लिया और आप अपने काम में अधूरे हैं, तो फिर बहुत कमी के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, मेरा मानना ये है। So, क्योंकि आपके नाम के आगे साबरी लगता है, तो आपके फादर्स ने ऑलरेडी एक लेगेसी सेट की हुई है, तो वो थोड़ा सा कुछ बर्डन लगा आपको जब आप फील्ड में आए कि ये लेगेसी मुझे मेंटेन करनी है, या फिर हाउ वाज इट? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं इसी किस्म का बंदा हूँ, मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं कुछ करते हुए। मुझे जो सही लगा मैं करता चला गया, और जो मुझे सही लगता है मैं करता चला जाता हूँ, चाहे फिर दुनिया खिलाफ हो, दुनिया अच्छा समझे बुरा समझे, जो मुझे करना है मैं वो करता हूँ। और ना मैं कभी बर्डन लेके चलता हूँ कि मेरे बाप का इतना बड़ा नाम है तो मुझे ये करना है, या मेरा इतना बड़ा नाम है मैंने अपने ये कर लिया अब इससे अच्छा करना है। देखो ये जो काम होता है ना, सूफी जो काम होता है, ये एक म्यूजिक नहीं है, इबादत है। आप इसको करते रहो, और जो भी चीज आती है जहन में, वो शायरी हो या कोई सुर हो या कंपोज हो, वो ऊपर वाले की देन होती है। तो आप अच्छे कर्म करो, अच्छे से रियाज करो, अपने काम में मेहनत करो, और जो दुनिया जिस तरीके से चल रही है, जैसे मैं आज आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, ये चीजें जरूरी हो गई है। अब हमने इतने गाने किए हैं, मेरे 50-100 गाने हिट हैं जो मैंने गाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। मगर अगर मैं किसी से मिलूंगा तो जानती मुझे पूरी दुनिया है, जानती मुझे पूरी दुनिया, वहाँ पूरी दुनिया ने मुझे देखा नहीं है। आज जहाँ जहाँ बॉलीवुड चलता है, वहाँ वहाँ आप जाके बोलेंगे दानिश साहब ये, तो बोलेंगे अच्छा ये बोले इनका वो गाना है पलट तेरा ध्यान किधर तेरा इधर, बोला अच्छा अच्छा आपका गाना है। तो ये आज का ये दौर बन गया है, जैसे हम लोग यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, ये किस लिए? एक फेस वैल्यू के लिए। और ये सब चीजें के साथ चलना चाहिए नई जनरेशन को भी। और अपनी मेहनत आप 2 घंटे करते हैं तो उसको 4 घंटे करिए, 4 घंटे करते हैं तो 6 घंटे करिए, फिर उसके बाद आप अपने काम में देखिए कितना निखार आता है। ये मैं आपको भी सलाह दे रहा हूँ और अपने आप को। लिरिक्स लिखना ज्यादा मुश्किल है या गाना गाना? दोनों काम, कंफर्ट जोन कहाँ है? दोनों काम बहुत दोनों। मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। फिर भी एक नहीं करना नहीं, पड़े तो? मेरा मानना है कि दोनों काम बड़े मुश्किल हैं, और दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है। हम लोग ये आज हम लोग बात भी कर रहे हैं, ये बात करना भी बड़ा मुश्किल है। मतलब हमने कौन सी बात ऐसी है जो हम चाहें कि हमारी पब्लिक तक पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग पूरा इंटरव्यू कर लेते हैं, मैं पूरा इंटरव्यू दे दूंगा, मगर मैं वो बात ही नहीं बता पाया जो मैं बोलने के लिए आया था। तो बड़ा मेहनत का काम है। लिरिक्स भी बड़ा मेहनत का काम है, और लिरिक्स कभी कभी बहुत मुश्किल बन जाता है, क्योंकि लिरिक्स में क्या होता है, जैसे मैंने एक गाना लिखा है सिकंदर मूवी का प्रीतम दादा के लिए, तब उन्होंने मुझे कंपोजिशन दी अब इस पे लिरिक्स लिखने हैं। अभी तो आपने ये गाना सुपर हिट है, उनके बाद सुन लिया, और मेरे पे दिल पे क्या बीत रही होगी कि मैं क्या लिखूं। तो मैंने लिखा, ओ मेरी जोहरा जबी, ओ मेरी जोहरा जबी, मैंने कोई तुझसा हंसी कभी देखा ही नहीं। तो अपना जो म्यूजिक होता है वो तो हम खुद भी बना लेते हैं, मगर जब हम किसी कंपोजर के लिए लिखते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है कि उनके जहन में क्या चल रहा है, उनके जहन के हिसाब से हमें लिखना है। करेक्ट। उन्होंने क्या सोचे कंपोज किया, क्योंकि कंपोजर का वैल्यू बहुत बड़ा होता है।
कंपोजर क्या सोच के कंपोज कर रहा है और हम उस पे वो लिरिक्स नहीं दे पाएंगे तो फिर उसमें हम नाकाम हो गए। Absolutely. वाजिद भाई की कौन सी ऐसी बात है जो आपको आज भी रोज याद आती है? सजेशन या कोई बात ऐसी? कोई बात नहीं, वाजिद भाई मुझे रोज याद आते हैं। मैंने एक गाना लिखा था, मस्त बरसात याद आती है, चांदनी रात याद आती है, एक हो तो तुम्हें बताऊं मैं, तेरी हर बात याद आती है। तो वाजिद भाई के साथ मेरा एक जुड़ाव था और वाजिद भाई ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ये जो मैं आज शायद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि मुझे कोई ये नहीं हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं मुंबई से आया क्योंकि मेरे डैडी का बहुत नाम था, इसमें हिस्सा सबसे ज़्यादा वाजिद भाई और साजिद भाई का भी था कि उनके साथ रहना हुआ। और उनकी जो 30-40 साल की मेहनत थी उसकी वजह से हमें वो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर हमारी शुरुआती पहला गाना सलमान सर के साथ हो रहा है। तो वो वजह वो भी है कि उनका सरपरस्ती मिली, उनका साथ मिला, उसकी वजह से भी वो एक मेंटर की तरह बिल्कुल, उनको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। किसी वाजिद भाई सुपरस्टार के लिए हाँ वाजिद भाई तो मतलब मैं अगर मानूं, मैंने इस तरह का कंपोज करने वाला आदमी नहीं देखा कोई। इस तरीके से वो काम करते थे, अगर आप उनसे मिलते तो आप देखते तो हर वक्त एक धुन में रहने वाला आदमी, हर वक्त एक कंपोजिशन करने वाला आदमी। और मुझे तो वो अपने छोटे भाई की तरह, बेटे की तरह मानते थे। मुझे अक्सर मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे पहले आदमी वो ऐसे थे कि जो मुझे बुलाते थे, अब बुला के बोलते थे, जैसे मैं 4 दिन नहीं आया, 5 दिन नहीं आया, तो मुझे बोलते थे कहाँ हो, काम पे ध्यान है या नहीं है, काम करोगे कि नहीं करोगे। तो मैं बोलता था भाई मैं आ रहा हूँ। और जब मैं आ गया उसके बाद कोई काम की बात नहीं, सिर्फ बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो मतलब ये दिल से फैमिली की तरह हाँ, एक दिल को जो राहत होती है करेक्ट। वो उनके अंदर, उनको मेरे लिए थी और मुझे भी उनसे थी वो। किसी सुपरस्टार के लिए लिरिक्स लिखते वक्त प्रेशर फील होता है कि उनके स्टारडम को मेंटेन करके उतना डिलीवर करना है, या फिर सबके लिए इट इज इक्वल? नहीं, मैंने शुरू से देखो, मेरे एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे अंदर था ना, मैं खुद पैदा सुपरस्टार हुआ था। तो मुझे जब मैं लिखता हूँ ना, तो मेरा पहला गाना था, मैंने सोचा मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। पहला गाना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। फिर मैंने गाना लिखा। तो जब वो सॉन्ग आपने लिखा, आपको पता था ये किसके लिए जाने वाला है या फिर? नहीं, ये पता था मुझे सलमान भाई। देखो सलमान भाई तो एक इतने बड़े स्टार हैं जिनके हमारे डैडी भी फैन थे, हम भी फैन है और मेरा बच्चा भी उनका फैन है। तो वो तो एक बात अलग हो गई कि एक सुपरस्टार के लिए लिख रहा है, मगर एक क्वालिटी अपने अंदर भी होनी चाहिए कि हम खुद भी सुपरस्टार हैं। तो मैं ये शुरू से मान के चलता हूँ कि मैं खुद सुपरस्टार हूँ। तो मेरे जो लिरिक्स है, मेरा जो अंदाज है, वो हर किसी भी स्टार के लिए मैं लिखूं। जैसे मैंने अर्जुन कपूर के लिए लिखा था, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, जो लेवे पंगा कर दूं माँ बहन। उसकी पहली लाइन थी, मुझे नहीं मालूम था कि क्या गाना है। उसमें मैंने लिखा, एक बात बता दूं आपसे, नहीं डरता किसी के बाप से, जा मेरे नाम के बिल फाड़ ले, जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन। तो ये ऐसी मेरी जिंदगी भी है। तो मतलब मेरे वो पिक्चर का नाम तेवर था, मेरी शायरी में भी तेवर है। तो अगर कोई न्यू कमर के लिए भी आप लिखते हैं तो वो डेडिकेशन इक्वली होता है? हाँ, मतलब अब वो जोनर की बात अलग है कि हमें रोमांटिक जोन में लिखना है या हमें कोई सैड सॉन्ग लिखना है या कोई वेडिंग सॉन्ग लिखना है या कोई डांस सॉन्ग लिखना है, तो वो उसके लिए अलग होता है। मगर जो मेरे काम में मैंने कभी ये नहीं रखा कि मैं कभी किसी बड़े स्टार के लिख रहा हूँ, या मैं बहुत सारे गाने लिखता हूँ। मैं अपने बताऊँ आपको, बहुत सारे सिंगर्स, लिरिक्स राइटर, कंपोजर ऐसे होते हैं कि भाई ये गाना बहुत बड़ा है, ये किसी बड़े हीरो के साथ बनेंगे। करेक्ट, ये जानना था। हाँ, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैंने, अगर आपने भी मुझे बोला ना, जैसे माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, आप बोलोगे कि मुझे गाना करना है, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि किसी पिक्चर के लिए करके रखूँ, गाना लिख के रखूँ। मैं बोलूँगा चलो तुम सिंगल कर रहे हो तो तुम कर लो। तो मेरा ये नेचर शुरू से रहा है कि अपने गाना है ना, अपने गाने में जान होनी चाहिए, वो चाहे स्टार कोई भी हो, कोई छोटा हो बड़ा हो। और आजकल क्या क्लिक हो जाता है उसका कोई अंदाजा नहीं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आपके हिसाब से आज की म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे अच्छी एक बात और एक प्रॉब्लमैटिक एक बात, एक अच्छी चीज और एक प्रॉब्लमैटिक चीज आपको क्या लगती है? यार ये तो मैं बता नहीं पाऊंगा। जैसे मतलब
जैसे देखिए हर 10 साल में म्यूजिक इंडस्ट्री चेंज होती है, एक नया कुछ आ जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, ऑडियंस की लाइकिंग भी देखो चेंज हो जाती इंडस्ट्री है, की काम करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। हाँ ये तो इस मामले में हम पूछ रहे हैं। देखिएगा, इंडस्ट्री जो है ना, ये एक ऐसी जगह है कि अभी जैसे कोई गाना चल रहा है तो भी सब उसी स्टाइल के गाने चलने लगेंगे। एग्जैक्टली, हाँ, हाँ। कॉपी वाला ट्रेंड चलने लगता है कि हर गाने उस कॉपी तरह नहीं, के उस जोन का गाना चाहिए उस उनको। जोन, हाँ। और देखो सुनो, हम लोग म्यूजिक बनाते हैं, कोई भी म्यूजिक बनाता है उसको हर गाना अपना प्यारा लगता है, हाँ। मगर वो उसको बेच रहे हैं, उसको पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं उनको गाने को, तो वो तो वही जोन का करेंगे ना जो जोन चल रहा चल होगा। रहा है। अब मैं कहने लगूं कि ये तो राग बिहाग में गाना है, ये बड़ा जबरदस्त गाना है और ये बड़ा ट्रेंडिंग में चलेगा, ये चलेगा क्योंकि इसमें राग भी है, फिर यमन कल्याण भी आता है और फिर लिरिक्स भी इसके ऐसे आ रहे हैं, ये गालिब तकी मीर के आ रहे हैं। उनको नहीं चाहिए, उनको वो चाहिए जो मार्केट में चल रहा है। तो ये इसको कुछ लोग बुरा भी कहते हैं। इस तुम्हारे दोनों एक सवाल का मैंने इसमें जवाब दिया है, दोनों सवाल का, कि कुछ लोग उसको अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग उसको बुरा भी कहते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि जो चल रहा है उसके साथ चलना चाहिए। गो विद द फ्लो। हाँ। वायरल सॉन्ग्स या टाइमलेस म्यूजिक? अभी तो मैं वायरल सॉन्ग बनाना चाह रहा हूँ। ओके। आजकल म्यूजिक सुना जाता है या सिर्फ रील्स में कंज्यूम किया जाता है, आपको क्या लगता है? नहीं, म्यूजिक सुना तो जाता नहीं है अभी। अभी जमाना बहुत चेंज हो गया है। म्यूजिक, जो म्यूजिक लवर पहले थे, वो जो सुनते थे उसको जीते थे, वो लोग अब तो रहे नहीं, वो हर जगह नहीं है। मतलब तो रील्स वाले गाने बनते हैं कि किसी को कुछ भी पसंद आ गया उस पर रील्स बनने लगे। मगर एक बात है कि म्यूजिक बहुत पीछे जा रहा है, ये बात तो हकीकत है कि म्यूजिक, मगर म्यूजिक अगर आगे आ भी रहा है तो वो इस तरीके से आ रहा है जैसे नुसरत अली खान की कव्वालियां, एक वाहिद नुसरत अली खान है, या 90s के कुछ गाने आ जाते हैं जो आज की जनरेशन को भी पसंद है नए म्यूजिक के साथ। मगर अगर मैं कोई ऐसा गाना लिख के ले जाऊं या कोई कंपोजर ऐसा गाना कंपोज करके दे कि कोई उस जोन का लग रहा है, तो उस पे उसको कंपनी नहीं लेगी, उनको नहीं लगेगा कि शायद ये चलेगा नहीं चलेगा। जो ऑलरेडी चल चुका है उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा हिट सॉन्ग को मल्टीपल यूज कर लो, उसका रिक्रिएशन कर लेंगे, मगर दोबारा चल भी रहा है। हाँ वो चल रहा है। पब्लिक उस जोन में है, जो चीज सुनी हुई है उसी को एक बार दूसरे जैसे आप देखते हैं एक रील है, किसी ने हंसी मजाक की रील बनाई है, उसी के साउंड पे दूसरा भी रील बना देगा और वो क्लिक भी हो जाती है। तो इसी तरीके से म्यूजिक का भी है कि जो चला हुआ है, जो पब्लिक के जहन में, उसे ही नया तरीके से करके दे दो। इसमें कंपनी का भी कोई दोष नहीं है, जैसा पब्लिक मांग रही है वैसा दुकानदार को वही बेचना पड़ता है जो उस मोहल्ले में चलता है। तो हमारा दूसरा सवाल ये है, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है, जैसे आजकल के म्यूजिक में आप रैप कह लो या वैसे नॉर्मल सॉन्ग्स में भी कई बार गालियां वगैरह यूज होती है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज होती है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लाइक यू सपोर्ट दैट और यू आर अगेंस्ट दैट, या फिर देखो रैपर जो रैप कर रहा है, जो लोग रैप करते हैं वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं। ऐसा नहीं कि रैप की जो गणित होती है ना, वो बड़ी मतलब लयकारी वाली गणित होती है, और उसके अंदर गालियां देना, कुछ अश्लील बातें करना, वो गलत है। वही जरूरी है या नहीं है? लोगों को लगता है कि नहीं आज के लिए बिक रहा है तो ये जरूरी है, बट अगर गाली हटा दी जाए तो क्या रैप नहीं चलेगा? अब हम यहाँ बैठ के गाली देने लग जाए, ये कोई जरूरी थोड़ा ही है, मतलब है तो गलत ही ना। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चे मोबाइल लेते हैं और गाली वाला रैप आएगा, बच्चे सुनेंगे तो फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा? ये जो ऐसी अश्लीलता है ये तो गलत ही है। ड्रीम आर्टिस्ट, प्रोडक्शन हाउस या फिल्म मेकर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, कौन सा एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है? आपने क्या क्या पूछा? ड्रीम आर्टिस्ट जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, जिनके लिए गाना लिखना चाहते हो या गाना चाहते हो, और प्रोडक्शन हाउस। मैंने सभी प्रोडक्शन के साथ काम किया है, और ड्रीम आर्टिस्ट कोई अभी ऐसा है नहीं कि मैं सलमान सर के साथ काम कर लिया तो कौन? सलमान साहब के साथ काम किया मैंने, यश राज में काम किया, धर्मा में काम किया, इस चीज में काम किया, मतलब सब कंपनी में ऑलरेडी काम, और ऑलरेडी मेरा काम चालू है। तो और ड्रीम आर्टिस्ट कोई है नहीं ऐसा कि जिसके साथ मैं चाहूँ कि मेरा इसके साथ गाना है। साउथ से भी हो सकता है, मैं चाहता हूँ नहीं, जैसे बॉलीवुड में यू डू वेल। मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन बाद ऐसा हो जाए कि लोगों का ड्रीम हो कि वो मेरे साथ काम करे। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस देंगे? मेहनत मेहनत मेहनत, और अपने काम से शिद्दत शिद्दत शिद्दत, उसके अलावा कुछ नहीं है। और राइट डिसीजन जाना जरूरी है। अगर आप
मेहनत के साथ काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला कभी आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने देगा। सबसे और आपको ये देखना पड़ेगा कि मगर आप राइट वे में भी है कि नहीं है। क्योंकि अगर मान लो मैं आके सिर्फ पहले यहाँ सिंगर ही बनना चाहता तो शायद मैं आपके साथ नहीं बैठा होता। मैंने वो काम किया कि मेरे अंदर एक टैलेंट है कि मैं लिख भी सकता हूँ, तो मैंने पहले लिखना चालू किया और वो लिखा हुआ हिट होने लगा। तो फिर मैंने जो मैं करता था उसको मैं दोबारा लेके आया कि मैं फिर मैंने बहुत बड़े बड़े गाने गाए। जैसे आपने सुना एक्सप्लोर किया अपना टैलेंट। जैसे आपने सुना बोल कफारा क्या होगा, यारो सब दुआ करो, ड्रीम गर्ल में मेरा गाना था मैं मर जाऊंगी जो सुनीति मैम ने मैंने गाया था और उसको हमारे बड़े भाई मीत ब्रदर्स ने कंपोज किया था। बहुत ही खूबसूरत कंपोज है और रश्मि विराग जी ने लिखा था। सिंगर लिरिसिस्ट क्रेडिट की प्रॉब्लम किस हद तक सॉल्व हुई है? मेरी कम्युनिटी में जो चल रहा था कि लिरिसिस्ट को क्रेडिट नहीं मिलता, एक टाइम पे ये प्रॉब्लम चल रही थी इंडस्ट्री में, देखिए ये किस हद तक की सॉल्व मुझे कसम से इसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है और हर आदमी प्रॉब्लम में है। मतलब हर आदमी प्रॉब्लम में पता क्यों है? किसी दूसरे की वजह से, किसी दूसरे की वजह से हम प्रॉब्लम में रहे। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? मतलब इसको ये मिल रहा है मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, वो बोल रहा है कि उसको वो मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने सुना है लिरिक्स चोरी हो जाते हैं, तो ये बात सच है? कितने हद तक ये सच है? नहीं, लिरिक्स तो चोरी हो जाते हैं मगर अभी राइटर एसोसिएशन है जहाँ पे आप जाके अपने लिरिक्स अगर लिखेंगे उसको कॉपीराइट करा के रखेंगे तो चोरी होगा तो आप उसके ऊपर क्लेम कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सोच रहा कि आप बोल रहे हैं ना सिंगर्स लिरिक्स राइटर का भी चल रहा है ना कुछ, तो वो तो मुझे मेरे जहन से परे की बात है। ये तो सब चीजें चलती रहेंगी, हर आदमी को लगेगा इसको ज्यादा क्रेडिट मिला और हकीकत में ये बात है कि लिरिक्स राइटर को कम क्रेडिट मिलता है जो सिंगर्स को क्रेडिट मिलता है। मतलब थोड़ा क्रेडिट ज्यादा देना चाहिए क्योंकि सारा क्रेडिट सिंगर्स को चला नहीं, जाता है और सिंगर के बाद एक्टर को चला जाता है। कई बार ऑडियंस को पता ही नहीं होता नहीं कि गाने गाए किसने। इसमें किसी म्यूजिक कंपनी का कोई दोष नहीं है, इसमें किसी म्यूजिक कंपोजर का कोई दोष नहीं है, इसमें सिर्फ हमारी जनता का है कि जनता को कोई लेना देना नहीं किसने गाया। हाथ तो ये है कि किसी फला फला सिंगर का गाना आया तो उस फला फला सिंगर का नाम लिया जाएगा कि उस फला फला सिंगर का गाना है और हकीकत ये है कि वो सिंगर ने सिर्फ उसको गाया है। जिसने बनाया वो एक कंपोजर है, जिसने लिखा है वो एक लिरिक्स राइटर है। तो वो जोड़ी जो हुई उस गाने के जो माँ बाप हुए वो एक कंपोजर और एक लिरिक्स राइटर हुए। मैं उसके बाद नाम किसका हुआ? सिंगर का। अरे तुमने उसका गाना सुना है? उसका गाना सुना है तो ये हमारी पब्लिक को नहीं पता तो उसको आप घर जाकर थोड़ा ही बताएंगे कि भाई ऐसा मसला है। लोग दानिश साबरी के बारे में सबसे ज्यादा गलत क्या समझते हैं? एक मिसकंसेप्शन आपको लेके आपको क्या लगता है ऐसा होगा? गलत क्या समझते हैं मेरे बारे में? नहीं, जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला इंट्रोड्यूस करवाया लिरिसिस्ट, राइट? सबको ये पता है लेकिन यू सिंग आल्सो, यू हैव सो मेनी सॉन्ग्स सन। तो ऐसा एक कोई भी एक मिसकंसेप्शन जो आपको लगता है कि लोगों में गलत फहमी है इस चीज? हाँ मगर ये ज्यादातर मेरा जो है ना लोग सोचते हैं कि मतलब ये दानिश भाई जो है वो लिरिक्स लिखता है, ये ज्यादा है। और जो मेरे खास लोग हैं जिनको पता है, बहुत सारे लोग मुझे बहुत पहले से बोलते थे कि यार दानिश तुम गाया करो, तुम्हारी वॉइस नुसरत फतेह अली खान से मैच करती है। मेरा पहला गाना बोलूंगा या पहला सिंगल था जो मैंने लिखा था, बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया। जब वो सिंगल आया तो उसको स्टेबिन गा रहा था तो स्टेबिन ने गाया तो स्टेबिन गा के चला गया तो मुझे उसका अंतरा मैंने रिकॉर्ड किया। तो फिर मुझे मनमीत भाई ने और हरमीत भाई ने बोला कि यार दानिश तुमने क्या गाया यार, मैं तो स्क्रैच रिकॉर्ड करके आया था। और फिर उसमें स्पेशल थैंक्स बोलूंगा अनुराग बेदी सर को जो जी को संभालते थे। उन्होंने बोला यार दानिश तुम बहुत कमाल गाते हो और ये तुम्हारी वॉइस में रखा जाएगा। तो वहां से मेरे सिंगल्स चालू हुए। अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं होते आज तो प्लान बी क्या था? क्या होते? कौन से प्रोफेशन में? प्लान बी कभी था ही नहीं। प्लान बी कभी था ही नहीं। कभी था ही। हाँ, जो मुझे करना होता है, मैं यही करूंगा। जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ और करके दिखाऊंगा। तो मेरा प्लान भी कुछ था ही नहीं। सच बात तो ये आया कि मेरे दिमाग में कुछ था नहीं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। जो मैं बट कभी भी नहीं था। अगर नहीं हुआ तो जो मैं कर रहा हूँ ये भी मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं करूंगा।
तो हमारे यंगस्टर्स को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? मैंने बताया ना ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आपका जो फोकस है वहीं पे नहीं, 100% देना देखो चाहिए। अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करो। हम्म, जो आप जो एजुकेशन है वो एजुकेशन ऐसी चीज है जिससे आपका एक जहन जो कॉन्फिडेंस है, आता हाँ है। जहन जो है वो रोशन होता है। क्योंकि आजकल है ना म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी जो म्यूजिक को लेते हैं उनको म्यूजिक का नहीं पता है, मगर वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी उनसे, उनको समझाना इंग्लिश में पड़ेगा आपको। आप कितना अच्छा म्यूजिक लेके चले जाओ, वहाँ जो एक आदमी बैठा है वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा, और आप इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो शायद वो आपका गाना रिजेक्ट कर देगा। वो बोलेगा नहीं यार मजा नहीं आया गाने के अंदर। और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है अपने काम में, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर है ना, आप बहुत तगड़ा काम करने वाले हैं। आप बहुत तगड़ा काम करने वाले हैं। आपको रागों की मालूमात है, आप कंपोजर अच्छे हैं, और आपके पास एक डायरेक्टर आए या आप एक डायरेक्टर के पास जाएं और आप जाके बोले कि भाई ये गाना लिखना है, आपको डायरेक्टर बोले आपसे, और आप बोलो ठीक है सर मैं ट्राई करता हूँ, और आप मतलब मास्टर है अपने काम में। आपने सिर्फ इतना बोल दिया ना कि मैं ट्राई करता हूँ, तो आप चलेगा तो डायरेक्टर का जो है ना कॉन्फिडेंस आपकी तरफ से लो हो गया। एक आदमी है जिसको काम भी करना नहीं आता, वो डायरेक्टर के पास जाके सिर्फ ये बोल देना सर फाड़ दूंगा मैं, ऐसा काम करूंगा सर, मिला के रख दूंगा, जबकि उसको ABCD भी नहीं पता म्यूजिक की, लिरिक्स की। मगर अगर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आएगा ना, तो डायरेक्टर हमारे यहाँ का ऐसे हो गया है आजकल के, वो बोलेंगे कि भाई ये कुछ कर सकता है। कॉन्फिडेंस, हाँ तो कॉन्फिडेंस जरूर है, मगर और टैलेंट भी confidence होना है। बिल्कुल। तो आज के पॉडकास्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट कीजिए ये लाइन, सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी फॉर। देखो व्हाट यू आर नॉट सॉरी। सॉरी सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी फॉर मतलब आपकी लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया हो जिसके लिए आप सॉरी नहीं कहना चाहेंगे, लाइक एनी डिसीजन या एनीथिंग। भाई मैंने आज तक कोई काम ऐसा ही नहीं किया, बल्कि जिनको लगता है ना कि ये दानिश साहब की सॉरी बोलेगा, आज वो कान खोल के सुन ले, 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो सॉरी बोलते हुए आएंगे मेरे पास। क्योंकि आज तक ईमानदार आदमी है, हमने जो भी काम किया डंकी की चोट पे किया है, तो हमने कभी सॉरी बोली नहीं। क्योंकि सॉरी बोलने से पहले हमने अपने काम में देख लिया कि इसमें कोई गलत तो नहीं है। हम हमेशा ईमानदार लोगों के साथ खड़े हुए आए। So you are not sorry for anything. नहीं किसी चीज के लिए सॉरी नहीं, बस खुदा से माफी मांगते रहते हैं, कभी बड़ा बोलना बुलवाए, वरना और बंदों से तो हमने कभी किसी के लिए कुछ गलत किया ही नहीं। जो सुन भी रहे हैं वो याद रखें इस बात को। बिल्कुल। We love you Dhinchak Pooja and thank you so very much sir for doing this। और सर बिल्कुल अनफिल्टर्ड थे, इतना ऑथेंटिक जवाब मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत इजी था ये। थैंक यू सो वेरी मच फॉर डूइंग दिस।